नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में पुनः स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा गुप्त काल के सेकंड पार्ट को। ठीक है, पहले पार्ट में हमने देखा है कि श्री गुप्त ने गुप्त काल की स्थापना की थी, लेकिन जो एक्चुअल में स्थापना वास्तविक संस्थापक थे कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम आएगा। ठीक है, इस एपिसोड में, इस पार्ट 2 में हम रामगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, कुमारगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, हम सबसे पहले इस पार्ट में रामगुप्त के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रामगुप्त कौन थे? तो सबसे महान शासक हुए गुप्त काल में हुए समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के ये पुत्र थे। समुद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के तौर पर इन्होंने गुप्त साम्राज्य में काम किया। ठीक है, यानी कि समुद्रगुप्त के बाद जो राजा हुए वो रामगुप्त हुए। ठीक है, इसका वर्णन साथियों विशाखदत्त कृत देवीचंद्र गुप्ता में हमें देखने को मिलता है। इस देवीचंद्र गुप्ता में साथियों रामगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद साथियों जो सबसे महान शासक समुद्रगुप्त के बाद हुए और उसके बाद कौन हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो महान शासक इसलिए क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए जो गुप्त साम्राज्य को फैलाने में, विस्तृत प्रदान करने में काफी योगदान इन्होंने दिया। तो आइए हम एक करके इसके बारे में कंटेंट इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेंट यही है कि इन्होंने रामगुप्त की हत्या करके इनकी पत्नी ध्रुव स्वामी से विवाह किया। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके इनकी पत्नी से जबरदस्ती विवाह किया। ठीक है, तो उसकी पत्नी का नाम क्या थी? तो ध्रुव स्वामी थी। साथियों, गुप्त साम्राज्य की राजधानी ना पाटलिपुत्र थी, लेकिन इन्होंने दूसरा राजधानी बनाया उज्जैन को। आई बात समझ में? तो पहला राजधानी पाटलिपुत्र थी, दूसरी राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, और उज्जैन राजधानी कब बना? जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया। ठीक है, साथियों इन्होंने अपने क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत कई क्षेत्र विस्तार किए, कई शासकों को पराजित किया, कई राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया पराजित करके। तो उसी क्रमवार इन्होंने अपनी उपाधि भी धारण की। ठीक है, इन्होंने उत्तर भारत के 10 गणराज्यों को पराजित किया और अपने साम्राज्य में मिलाया। इसी कारण इसको गणराज्य की उपाधि धारण की। ठीक है, उत्तर भारत के 10 गणराज्यों को पराजित किया और गणराज्यों को पराजित करने के कारण इन्होंने अपने आप को गणराज्य की उपाधि से धारण सुशोभित किया। ठीक है, उसके बाद साथियों जब शकों ने आक्रमण किया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त साम्राज्य में, तो शकों को इन्होंने पराजित किया और शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने शकारी की उपाधि धारण की। ठीक है, शकारी की उपाधि धारण भी की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यानी कि शकों को पराजित करने के बाद 2 उपाधि धारण की, शकारी और विक्रमादित्य। ठीक है, और शकों को पराजित करने के पश्चात एक चांदी का सिक्के भी जारी किया जिसे रूपक कहते हैं। ठीक है, यानी कि शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि शकों को पराजित करने के बाद किया। ठीक है, और गणराज्य की उपाधि उत्तर भारत के 10 गणराज्यों को पराजित करने के बाद धारण की। ठीक है, साथियों इसके कार्यकाल में ना धार्मिक सहिष्णुता बहुत ज्यादा थी। भले ही ये वैष्णव धर्म को मानते थे चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन शैव और बौद्ध धर्मों को भी काफी पालन पोषण इन्होंने किया। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस समय गुप्त साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता काफी विस्तृत रूप में हमें देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय खुद वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे, लेकिन जो इनके प्रधान सचिव थे ना वीरसेन, ये खुद शैव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, इनके सेनापति आम्रकारदेव बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है, यानी कि किसी भी धर्म को मानने का छूट था, कोई एकदम कट्टरता वाली बात नहीं थी इस साम्राज्य में। ठीक है, साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, तो इनकी पुत्री का नाम प्रभावती थी। ठीक है, प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। ठीक है, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। ठीक है, रुद्रसेन के मृत्यु के पश्चात उनके जो क्षेत्र थे ना, रुद्रसेन के जो क्षेत्र थे, कार्य क्षेत्र, उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इससे क्या स्पष्ट होता है कि उस समय अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध के माध्यम से इन्होंने अपने क्षेत्र का भी विस्तार किया। ठीक है, साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में एक चीनी यात्री फाहियान ने 399 में भारत आया और 414 यानी कि 15 वर्ष तक भारत में घूम घूम कर एक यात्रा विवरण दिया। ठीक है, तो फाहियान ने जो चीनी यात्री थे वे 399 ईस्वी में भारत आया और 414 में भारत से वापसी हुआ। ठीक है, तो इसी के समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान ने भारत आगमन किया। साथियों
चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन थी। तो इसी उज्जैन में इन्होंने महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण किया। ठीक है, जो हम महाकालेश्वर मंदिर देख रहे हैं ना वर्तमान में, तो उनकी स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही किया था। ठीक है, साथियों इसके कार्यकाल में ना नवरत्न थे। नवरत्न का मतलब होता है 9 विभिन्न गुणों से विशोभित व्यक्ति थे जो अपने अपने क्षेत्र में पारंगत थे। तो पहला रत्न है कालिदास। कालिदास एक नाटक और काव्य से संबंधित चीजों में दिलचस्पी रखते थे। तो इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे कई रचना की, कई नाटक की रचना की, कई काव्य की रचना की। वराहमिहिर दूसरा विद्वान थे जिन्होंने खगोल विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में काफी योगदान दिया गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद चिकित्सक है। ठीक है, अमर सिंह ने एक अमर कोश की रचना की जो कि एक शब्दकोश है। ठीक है, छपनक साथियों एक ज्योतिष विद्या से संबंधित विद्वान थे। इन्होंने काफी योगदान दिया इस क्षेत्र में। वेताल भट्ट जो मंत्र शास्त्र की रचना की इन्होंने, यानी कि जादू से संबंधित ज्ञान इनके पास है वेताल भट्ट के पास। ठीक है, शंकु एक वास्तुकला से संबंधित एक विद्वान थे। ठीक है, काफी विशेषज्ञ है वास्तुकला, यानी कि भवन निर्माण में, इमारत निर्माण के क्षेत्र में इनको काफी पारंगत है। ठीक है, हरिसेन खुद कवि है जो कि समुद्रगुप्त के राज दरबारी थे। और लास्ट है साथियों वररुचि ने व्याकरण से संबंधित क्षेत्र में कार्य किए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे साथियों रामगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए। उसके बाद जो महान शासक हुए ना वो कुमारगुप्त हुए। कुमारगुप्त को महेंद्र द्वितीय भी कहा जाते हैं। ठीक है, साथियों पूरे गुप्तों में सबसे ज्यादा 18 अभिलेख इनकी ही प्राप्ति होती है हमें। ठीक है, तो गुप्तों में सर्वाधिक 18 अभिलेख कुमारगुप्त की प्राप्ति होती है। इन्होंने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, जो हम देखते हैं ना, हमें ज्ञान है ना कि बिहार में एक नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था पूरी दुनिया में, जिसे बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जला दिया था। तो उस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी और उस गुप्त काल में कुमारगुप्त ने स्थापना किया था। ठीक है, साथियों इन्होंने मयूर शैली का सिक्का चलाया। ठीक है, अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान रहा मयूर शैली का। यह मयूर शैली साथियों चांदी या फिर रजत से बना हुआ था। ठीक है, प्रथम बार हुनों का आक्रमण इसी के कार्यकाल में हुआ। हुन एक विदेशी आक्रमण थे जिन्होंने भारत पर कब्जा करने के लिए भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है, तो प्रथम बार हुन आक्रमण गुप्त काल में हमें देखने को मिलता है कुमारगुप्त के शासन में। साथ ही इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ बताया था ना, जो साम्राज्य के विस्तार के लिए कराया जाता है। ठीक है, और इन्होंने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की। अश्वमेध यज्ञ करवाया और उसी दिन इन्होंने अपने आप को महेंद्र आदित्य की उपाधि से सुशोभित किया। साथियों अगले राजा के नाम है स्कंदगुप्त। ठीक है, सबसे पहला आक्रमण हुनों का कुमारगुप्त के कार्यकाल में हुआ। लेकिन जब स्कंदगुप्त के कार्यकाल में बहुत ज्यादा बढ़ गया था ना हुनों का आक्रमण, तो हुनों को अंततः स्कंदगुप्त ने ही पराजित किया, जिसका उल्लेख हमें जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। आई बात समझ में। और अंतिम जो शासक हमें देखने को मिलता है वो है भानुगुप्त के से संबंधित एक अभिलेख हमें देखने को मिलता है, उसका नाम है एरन अभिलेख। इस एरन अभिलेख में पहली बार किसी महिला की सती होने का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। यानी कि हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भारत में सती प्रथा का प्रचलन भानुगुप्त के काल में ही शुरू हुआ था, जो कि 510 ईस्वी पूर्व की बात है। 510 ईस्वी की बात है। तो आइए साथियों मैं कुछ 2-3 मिनट में फटाफट पुनः रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं हर वीडियो में रिवीजन कराता हूँ ताकि आपको क्लियर अच्छे से और पता चले इसके बारे में। तो समुद्रगुप्त के पुत्र कौन हुए? रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त समुद्रगुप्त पुत्र हुए और बाद में उत्तराधिकारी भी बने। ठीक है, विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्त में इसका उल्लेख है। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासन हुए। रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी है। ठीक है, इसके शासन काल में साथियों 2 राजधानी थी। पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र, दूसरी राजधानी थी उज्जैन। ठीक है, इन्होंने उत्तर भारत के 10 गणराज्यों को पराजित किया और अपने आप को गणारी की उपाधि से सुशोभित किया। इन्होंने साथियों शकों को पराजित किया और सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उसी समय चांदी का सिक्का एक रूपक भी चलन में किया। ठीक है,
यह वैष्णव धर्म से संबंधित एक अनुयायी थे, लेकिन अपने कार्यकाल में इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया। ठीक है, शैव और बौद्ध का पालन पोषण भी इन्होंने किया। ठीक है, अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया और रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात उस क्षेत्र को अपने अंडर में कर लिया। ठीक है, इनके शासनकाल में ही साथियों फाहियान ने भारत आया 399 ईस्वी में। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने किया। इनके दरबार में नवरत्न थे कालिदास, वराह मिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, छपनक, वेताल भट्ट, शंकु, हरिशन और वररुचि। ठीक है, उसके बाद आते हैं साथियों कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में सर्वाधिक 18 अभिलेख हमें देखने को मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय इन्होंने बनवाया था। मयूरशली का सिक्का चलाया इन्होंने। प्रथम बार हुन आक्रमण हुए, अश्वमेध यज्ञ करवाया और महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की। ठीक है, स्कंदगुप्त आते हैं जिन्होंने हुनों को पराजित किया, जिसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। भानुगुप्त अंतिम शासक हुए साथियों, जिनके संबंध में एरन अभिलेख हमें देखने को मिलता है। पहली बार सत्य होने का प्रमाण हमें 510 ईस्वी में देखने को मिलता है। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मुझे अधिक से अधिक कॉन्फिडेंस देना। ठीक है, जय श्री राम साथियों।